दोस्तों, दुनिया की सरकारें ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन और आधुनिकता पर फोकस कर रही है। तो मैं एक आपके सामने एक बात रखूं कि आप कल्पना करो, ऐसी कल्पना करना, जो मैं कह रहा हूं ऐसी ही कल्पना करना, कि क्या आप अपनी खिड़की पर एक बहुत ही पतली और पारदर्शी कांच जैसी एक सोलर पैनल यानी पारदर्शी सौर शीट लगा सके, और वो न केवल सूर्य प्रकाश से बल्कि आपके कमरे के अंदर घर में जल रही बत्तियां, बल्ब, उसकी रोशनी से भी एनर्जी पैदा करे। ये कैसा इनोवेशन होगा, कितना स्मार्ट होगा, आप कल्पना करो। तो अगली पीढ़ी के सबसे आशा, जिस पर हम आशा रख सकते हैं, ऐसे सौर पैनल यानी सोलर पैनल सोलर पैनल के रूप में देखी जा रही इस टेक्नोलॉजी को पेरोवस्काइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरोवस्काइट। और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे जापानी स्टार्टअप एनेकोट टेक्नोलॉजीज नाम का स्टार्टअप डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। और ये एनेकोट कंपनी है, एनेकोट टेक्नोलॉजी, वो क्योटो में स्थित है। तो इस कंपनी को उम्मीद है कि तैयार होने पर उसका प्रोडक्ट समान आकार के जो एक नियमित सोलर पैनल होते हैं उसके बराबर एनर्जी पैदा करेगी। इस प्रकार का इनोवेशन है। पर कंपनी के जो को फाउंडर और सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका नाम है नाओया काटो। वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम 3 से 4 साल में इसे बाजार में लॉन्च कर देंगे, लेकिन इसे बाहर इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे हर तरह की एनवायरमेंट कंडीशन के लिए ड्यूरेबल बनाना होगा, टिकाऊ बनाना होगा, और इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा उस कंपनी के सीईओ का कहना है, जो उसमें काम कर रहे हैं उनका कहना है। तो इस तरह के स्टार्टअप को डीप टेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीप टेक। ये छोटी फर्म होती है दोस्तों, जो हाईटेक इंजीनियरिंग इनोवेशन को साइंटिफिक रिसर्च के साथ मिला रहे हैं। इस प्रकार के स्टार्टअप डीप टेक जिसे कहा जाता है। उम्मीद है कि इससे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप होगी। इससे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे। लेकिन इस सेक्टर में सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च होने में समय लगता है दोस्तों। नतीजा ये होता है कि उद्यमियों को, स्टार्टअप वालों को या कंपनीज को पैसे उधार देने वाले जो प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने में अधिक सतर्क हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और कुछ पता भी नहीं, प्रोडक्ट को सक्सेस मिले ना मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए जो वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, प्राइवेट वेंचर कैपिटल, वो इस प्रकार के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। तो यहीं पर क्योटो यूनिवर्सिटी की बात आती है। क्योटो जापान का एक शहर है। तो क्योटो यूनिवर्सिटी की भूमिका महत्वपूर्ण है इस प्रकार के इनोवेशन में। तो ये यूनिवर्सिटी एशिया के किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी, जो टोटल एशिया के 11 है, उसकी तुलना में सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेताओं को तैयार करने के लिए जाना जाता है, इस यूनिवर्सिटी को। लेकिन ये अपने 2 वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से स्टूडेंट और स्टूडेंट द्वारा शुरू किए गए नए स्टार्टअप को भी फंड देता है। एनेकोट टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो भी इसकी लाभार्थी है। जो क्योटो यूनिवर्सिटी है उसकी लाभार्थी है एनेकोट टेक्नोलॉजी कंपनी भी, जो इस प्रकार के सौर पैनल बना रही है।
जिसको मैंने बताया कि किस प्रकार से वो एनर्जी पैदा करेंगे। अब एनाकोट टेक्नोलॉजी को भी इससे लाभ मिलता है और उसे 500 मिलियन येन यानी 3.6 मिलियन डॉलर मिले हैं। इस प्रकार से उनको इतनी फाइनेंशियल हेल्प मिली है। ये पैसा 300 मिलियन डॉलर के फंड से आया है जो यूनिवर्सिटी को उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में जापान की गवर्नमेंट से मिला था और वो पैसा एनाकोट टेक्नोलॉजी को उस यूनिवर्सिटी ने दिया। तो जो क्योटो यूनिवर्सिटी है वो पुनर्योजी ट्रीटमेंट, स्टेम सेल साइंस जो कि कैंसर के लिए रिसर्च होता है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे कठिन साइंस के सेक्टर में मजबूत है क्योटो यूनिवर्सिटी। ऐसा उसके कोजी मुरोता कहते हैं जो उस यूनिवर्सिटी के सोसाइटी एकेडमिक सहयोग कार्यालय के प्रमुख थे। लेकिन इन डीपटेक कंपनीज का व्यवसायीकरण करने के लिए लंबे समय और बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। अब एक सामान्य उद्यम कैपिटल फंड की जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है, डेडलाइन होती है, वो 8 से 10 साल की होती है। लेकिन डीप टेक के लिए ये जो डेडलाइन है वो पर्याप्त नहीं है, पूर्ति नहीं। इसलिए यूनिवर्सिटी की योजना 20 साल तक की डेडलाइन के समर्थन की पेशकश कर रही है कि 20 साल तक निवेश करना चाहिए, तो विश्वास रखना चाहिए कि सफलता मिलेगी। अब 7 साल पहले जब क्योटो यूनिवर्सिटी ने अपना पहला इनोवेशन विभाग और इन्वेस्टमेंट फंड शुरू किया था, तब से उसके स्टूडेंट द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या दो गुना से बढ़कर 242 हो गई है। जो कि वो यूनिवर्सिटी को सरकार देती है पैसे और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और इस प्रकार के इनोवेटिव स्टार्टअप को फंड देती है। तो ये टोक्यो यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसे भी सरकार ने समान धनराशि मिली है उनको भी। लेकिन क्योटो यूनिवर्सिटी की विकास यानी डेवलपमेंट रेशियो कहीं अधिक है। फिर भी जो यूनिवर्सिटी द्वारा उद्यमियों को सहायता देने से पहले ही क्योटो शहर स्टार्टअप बनाने के लिए जाना जाता था। इनमें निंटेंडो कंपनी भी शामिल है। तो ये निंटेंडो जो कंपनी है वो आजकल कंप्यूटर गेम की दिग्गज कंपनी है। लेकिन जब इसने 89 में शुरुआत की थी तब ये प्लेइंग कार्ड बनाती थी। वो स्क्रैच करते हैं ना हम, इस प्रकार के प्लेइंग कार्ड बनाती थी और आज गेमिंग सेक्टर में दिग्गज जायंट कंपनी है। तो क्योटो में स्थापित एक दूसरी भी सफल कंपनी है, टेक्नोलॉजी जायंट है क्योसेरा नाम की कंपनी, जिसकी स्थापना 1959 में जापान के सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक नेताओं में से एक स्वर्गस्थ काजुओ इनामोरी ने की थी। उस कंपनी की क्योसेरा की स्थापना। तो क्योटो शहर में हाल ही में एक और सफल व्यवसाय की बिजनेस की कहानी माइक्रोचिप निर्माता और डीप टेक स्टार्टअप फ्लोस्फिया की कहानी भी। तो यूनिवर्सिटी द्वारा समर्थित ये कंपनी ऐसे सेमीकंडक्टर बनाती है जो एनर्जी का अधिक से अधिक कुशलता से उपयोग करने में माहिर है। ऐसी टेक्नोलॉजी वाली सेमीकंडक्टर बनाती है जिससे प्रोडक्ट का लाइफ भी बढ़ता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार में ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है इस प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने से। तो इनोवेशन कहीं न कहीं से शुरू होता है।
प्रॉब्लम सॉल्व करने से इनोवेशन शुरू होता है और इनोवेशन से ही दुनिया का डेवलपमेंट होता है। अब जो ये क्योटो यूनिवर्सिटी है उसकी अगर बात करें तो क्योटो यूनिवर्सिटी जैसे कि सिलिकॉन वैली में जो वहां की क्या नाम है, उसका नाम मैं भूल गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी शायद, उसने सिलिकॉन वैली को टेक्नोलॉजी हब बनाया है। इसी तरह क्योटो यूनिवर्सिटी है, वो भी क्योटो को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बना सकती है। इस तरह हमारे देश भारत में भी इनोवेशन की जरूरत है दोस्तों। छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम सॉल्व करो तो इनोवेशन हो सकते हैं। तो क्योटो यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे फ्लोस्फिया कंपनी के प्रमुख है तोशिमी हितोरा। उनके अनुसार क्योटो की विशिष्टता ये है कि ये छोटा होते हुए भी विविधतापूर्ण है। यूनिवर्सिटी और इसके सेंटर में है ये क्योटो यूनिवर्सिटी, उनका मानना है। और एक छोटे से समुदाय में इतने सारे रिसर्चर्स के साथ कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई कर सकता है। लेकिन क्योटो में स्थित सभी कंपनीज के फाउंडर का ये भी कहना है कि क्योटो की कंपनीज के विपरीत उनके पास यहाँ यानी क्योटो में पर्याप्त कस्टमर नहीं है, इसलिए उन्हें शुरू से ही वर्ल्ड लेवल पर सोचना पड़ा। अब फ्लोस्फिया को शुरू किए हुए उनको 10 साल से अधिक हो गए हैं, जो कि सेमीकंडक्टर इनोवेटिव एडवांस सेमीकंडक्टर बनाती है। क्योंकि गहन टेक्नोलॉजी में समय लगता है और उन्हें लगता है कि क्योटो के लोग इसे समझते हैं कि क्या है, ये सब कुछ कैसे होता है। आप भी कि सबको पता होती है। लगभग 30 साल पहले जापान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगेवान था, अग्रणी था, लेकिन आज इसकी मार्केट हिस्सेदारी 10% से भी कम हो गई है दोस्तों। फ्लोस्फिया जो सेमीकंडक्टर एडवांस सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, उसके लिए अधिक कंपटीशन, वो भी वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण उपस्थिति अपनी पोजीशन बनाने के लिए एक चुनौती होगी। बहुत काम करना पड़ेगा। हम इनोवेशन तो करते हैं लेकिन मार्केट भी तो तैयार करनी पड़ती है ना, जिसमें दक्षिण कोरिया की सैमसंग और ताइवान की TSMC जैसी कंपनियां, जो कि उनकी मोनोपोली है, ताइवान और सैमसंग जो कि साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी है, उनका प्रभुत्व है मार्केट पर। खासकर तब जब चीन और अमेरिका भी बाजार पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आधुनिक दौर में इनोवेशन की तो जरूरत है और इनोवेशन कर भी रहे। अब अमेरिका में इस कदम का नेतृत्व व्हाइट हाउस कर रहा है इनोवेशन। वैसे तो अमेरिका, एक मेरी बात सुनो आप, अमेरिका इनोवेशन का हब है। वहां पर सारी की सारी रिसर्च डेवलपमेंट अमेरिका में होती, तो इसका नेतृत्व उनकी सरकार यानी व्हाइट हाउस कर रहा है। ये एक फैक्ट है। तो वहां पर जुलाई में जो इनोवेशन के लिए प्रतिनिधि सभा है, इनोवेशन के लिए जो सभा है, सरकार है, उसने एक सरकारी अधिनियम कानून पारित किया जिसमें घरेलू जो सेमीकंडक्टर यानी चिप है उत्पादन और अनुसंधान के लिए $280 बिलियन का सहायता पैकेज देने की प्रतिबद्धता जताई गई उस प्रतिनिधि सभा द्वारा। अब अमेरिका आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है सेमीकंडक्टर के मामले में। लेकिन उनके जैसे जापानी प्रोडक्ट की अपनी ताकत है, जापानियों के पास अपने प्रोडक्ट की एक यूनिकनेस है और उनकी यूनिकनेस ही उनकी ताकत है। जापान बुनियादी रिसर्च करने और नई सामग्रियों के साथ काम करने में अच्छा है।
इसलिए उन्हें जापानी स्टार्टअप डिपटेक को लगता है कि हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है इस मामले में, और जो एडवांस होगा, जो सस्ता होगा, वही कंज्यूमर फ्रेंडली कहा जाएगा। इसलिए इनोवेशन तो जरूरी है ही, लेकिन सस्ता भी तो करना पड़ेगा ना, सस्ता भी करना पड़ेगा, तो तपस करना पड़ता है साहब काम कर रहे हैं कि नहीं, वरना जो मैंने बोला ना खत्म, कुछ नहीं आएगा, इसलिए करना पड़ता है। तो इस तरह उनके पास, जापानियों के पास बुनियादी रिसर्च के कारण उनके पास उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जापान की यह टेक्नोलॉजी दुनिया कंपीट नहीं कर पाएगी जापानी टेक्नोलॉजी के सामने। तो उन्होंने बताया कि रोस्टिया का अब ताइवान के अधिक से ज्यादा प्रमुख जो चिप मैन्युफैक्चरर के साथ गठबंधन यानी गठजोड़ है, इसलिए सपोर्ट में तो लेना ही पड़ेगा, अकेले जाओगे तो बहुत दिक्कतें आएगी। तो सेमीकंडक्टर की जो वर्ल्ड लेवल पर आवश्यकता है, इसलिए कुछ सरकारें अपने घरेलू बाजारों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकती है। सरकारें ऐसी पॉलिसीज बना सकती है। मानो कि ये यूट्यूब कंपनी है, इनोवेटिव कंपनी है, इसके बिना दुनिया चल नहीं सकती है। लेकिन भारत सरकार अगर कल ऐसा एक अधिनियम लाए, ऐसा एक पॉलिसी बनाए कि भैया हम यूट्यूब पर बैन लगाते हैं और हमारे घरेलू यूट्यूब का यूज करेंगे हम, तो फिर कंपनी तो है, ग्लोबलाइजेशन है, उदारवादी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं है, लेकिन फिर भी या तो विदेशी कंपनी पर हमारे यहाँ हमारे देश में आकर हमको साइड में कर देंगे, या हम अगर दूसरे देश में काम कर रहे हैं हमारी कंपनी, तो दूसरे देश की सरकार हमें साइड में कर देगी। इसलिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, हमें ही करना पड़ेगा। अगर एक चीज ये भी है कि हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, इसलिए भगवान के भरोसे मत बैठो दोस्तों, काम शुरू कर दो, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह अमेरिका का सरकार तो इनोवेशन के मामले में फोकस कर रही थी, लेकिन जापानी टेक्नोलॉजी दोस्तों क्वालिटी के मामले में बहुत आगे होती है। तो सेमीकंडक्टर की जो वर्ल्ड लेवल पर आवश्यकता है, इसलिए कुछ सरकारें अपने घरेलू मार्केट के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए थोड़ी सी पॉलिसीज बनाएंगे, तो उनके घरेलू प्रोडक्ट पर टैक्स सब कुछ कटौती करके अपने ही प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देंगे, इसलिए इनको दिक्कतें आ सकती है। लेकिन सेमीकंडक्टर का उत्पादन करने में काफी समय लगता है दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमें कई देशों में बहुत सारे हितधारकों और बहुत सारे बिजनेसेस की आवश्यकता है। मार्केटिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है किसी भी इनोवेटिव कंपनी को जो इनोवेशन कर रही है। मैं भी सोच रहा हूँ इनोवेशन करने के मामले में कि मैं ऐसे कंटेंट बनाऊं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ऐसे कंटेंट बनाऊं। ये भी एक प्रकार का इनोवेशन है। जैसे कि जियो पॉलिटिक्स के मामले में अगर हम देखें तो हम वर्तमान कंडीशन को एनालाइज करके हम एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। चाहे वो एक पागल आदमी भी देखता हो या कोई बड़ा देश का राष्ट्रपति भी देखता हो, पर उसको कहीं आइडिया मिल जाए तो ये इसका मतलब बनता है। बाकी कोई मैं व्यूज बढ़ाने के लिए भड़काऊ कंटेंट बनाऊं तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ज्ञान बांटने से कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम तो सोल्व होना चाहिए ना। हम जो कहे, जैसे कि मैं ये कंटेंट लेकर आया तो मैंने इसमें बात की इनोवेशन पर कि भैया इनोवेशन करते ही, छोटी छोटी रिसर्च करते ही, और एडवांस यानी जो कुछ भी यूट्यूब में सब लोग कंटेंट बनाते हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कंटेंट बनाते हैं।
तो ये वैल्यूएबल है, इसकी जरूरत है, ये नेसेसरी है। लेकिन ऐसे ही मनोरंजन के लिए कंटेंट बनाना ये आज के आधुनिक समय की मांग नहीं है। ये इनोवेशन का समय है, इसलिए इनोवेशन करो, छोटे छोटे इनोवेशन। अभी मैं अब सब्जियां काट रहा था, रोटावेटर चलाया, दूसरे की खेत में ऑर्डर आया था कि आपने मुझे रोटावेटर चला के खेत जुताई करनी थी, तो वहां गया, वो काम खत्म करके हमारे यहाँ मेरी माँ कहो जो कहो, खोई खोई कहते हैं हम, मेरे पापा की बहन, उन्होंने कहा कि अब सब्जियां काट लो। तो वो तो ये पारंपरिक तरीका था चाकू से काटना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले गुआर फली आती है ना, उसके पूंछ और हेड यानी उसका मत्था होता है, वो दोनों काट कर एक कटोरे में लिया, फिर उसको ऐसे ऐसे फटाफट काट दिया। मानो कि 3 मिनट में काम हो गया, पूरे परिवार की सब्जियां तैयार हो गई। अब सिर्फ बनाकर खाना है। उसके बाद मैंने थोड़ा वो जुताई की थी ट्रैक्टर पे, तो फिर बिल्कुल बदसूरत बन गया था। तो फिर थोड़ी स्नान किया और फिर अब कंटेंट बना लिया। तो इसमें इनोवेशन क्या हुआ, क्यों उन्होंने तो पारंपरिक तरीका था, भाई चक्कू से काटो, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करो। और अभी छोटे छोटे टुकड़े करने की क्या जरूरत है, गवार फली इतनी आती है, इसमें से 3 टुकड़े बना दो, इतना इतना और इतना, वो हाथ से हो सकता है। और चाकू से तो थोड़ी दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये आती है कि थोड़ा दर्द होता है, जब ताकत करते हैं दबाते हैं तब। तो ये मेरे लिए एक इनोवेशन हो गया, क्योंकि मेरा जो थिंकिंग है वो बैरियर फ्री थिंकिंग है दोस्तों। मेरी मतलब सोचने की कोई सरहद नहीं है मेरी, ये मेरी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सोचने की मेरी कोई सरहद नहीं है। मैं कई बार यूट्यूब के मामले में सोचा कि भाई यूट्यूब में हम कंटेंट तो अपलोड करते हैं, लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे कंटेंट क्यों बनाए हम। एडिटिंग करो ना करो, बात काम की होनी चाहिए, ये मेरी विचारधारा है दोस्तों। तो करंट अफेयर जैसे कि जियो पॉलिटिक्स में जो दुनिया के देशों में बहुत सारे प्रॉब्लम तो है दोस्तों। प्रॉब्लम तो ये मैंने बताया कि ये लोग काम कर रहे हैं, जापानी लोग, जो कि ऐसे सेमीकंडक्टर बना रहे हैं जो बहुत कम बिजली का यूज करेंगे और बहुत सटीकता से और बहुत एफिशिएंसी से काम करेंगे। ऐसे सेमीकंडक्टर पर काम कर रहे हैं, फ्रोस्टिया नाम की कंपनी जो मैंने बताई। दूसरी मैंने बताई बिटेक उसे कहा जाता है, वो थी, वो कंपनी का नाम मैं भूल गया। वो कंपनी सौर पैनल बना रही थी, जो कि न हम तो वैसे सोचते हैं कि भैया सौर पैनल बना सकते हैं। तो एलन मस्क ने सोचा कि इसकी हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने अलग ही सोचा, थिंक डिफरेंट वाला कोटा है ना यहाँ पर, तो इन्होंने अलग सोचा कि हम सोलर एनर्जी से तो बिजली पैदा करेंगे ही, लेकिन पारदर्शी शीट बनाएंगे, सोलर पैनल बनाएंगे जो खिड़की में ग्लास का काम भी करेगा, और जो बत्तियां जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, जो प्रकाश आ रहा है, उससे भी बिजली पैदा करेंगे। तो ये एक प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हुआ। अगर आप ये एंगल, मेरे सोचने का एंगल में जो दे रहा हूं वो पकड़ में, आप किसी भी दुकानदार हो या कुछ भी हो, कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, 1 मिनट में बाद में उस बात को दोहराता हूँ कि एक छोटा छोटा आप दुकान भी चलाते हो, तब भी कुछ नया नया, कुछ इनोवेशन, कुछ रिफॉर्म्स लाना है हमें। छोटे छोटे रिफॉर्म से नया इनोवेशन होता है, और हम इनोवेशन और आधुनिकता के युग में हम इनोवेशन को बल देना है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस प्रकार का काम करते हैं। मैंने भी दोस्तों यही सोचा है कि मैं एक बड़ी मीडिया कंपनी बनाऊंगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाएंगे, और ये मैं करूंगा, जितना होगा वो करूंगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं।
ये करना है तो करना है। तो जो मैं कल मैंने बताया था कि एक पेट्रोल पंप था, वो भाई साहब गए थे जापान में, वहां पर तो वो बेचारा पेट्रोल भरवाने गया, तो वहां पर जो पेट्रोल पंप का स्टाफ था ना, वो गाड़ी को पोछा करने लगा, गाड़ी को क्लीन कर दिया। जब तक पेट्रोल भर जाता गाड़ी बिल्कुल, उन्होंने पेट्रोल भरने की सर्विस तो दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस दी, गाड़ी को पोछा लगाया, साफ सुथरी बनाई, डस्ट बस्ट लगा होगा रास्ते में आते वक्त, क्योंकि ऐसे ही बैठे थे, वो उनकी ड्यूटी नहीं थी, गाड़ी को पोछा लगाना उनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन पेट्रोल भरते भरते उन्होंने गाड़ी भी साफ कर दी, ये एक्स्ट्रा सर्विस थी। ऐसा कुछ नया नया डिफरेंट सोचो, थिंक डिफरेंट। स्टीव जॉब्स ने भी यही कहा था। और जब उसने कहा कि मैं उस वीडियो में मैंने बताया है वैसा कि उसने कहा कि जब मैं पेट्रोल भरवाने के बाद निकला तो सब पूरे स्टाफ ने मुझे दंडवत प्रणाम किया। वहां पर तो झुकते हैं ना, झुक कर प्रणाम किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ मेहमान आए। ये दोस्तों सोच होती है ना, तब देश दुनिया का सर्वोपरि देश बनता है। ये एक एक चीज जरूरी है दोस्तों। तो इस तरह काफी समय लगता है बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करने के लिए, सेमीकंडक्टर का निर्माण करने के लिए। अब बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें कई देशों में बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट भी लगाते हो गए, बहुत सारी जो वहां की लोकल कंपनीज है जो छोटे छोटे पुर्जे बनाती है, छोटे छोटे इनोवेशन करती है, उनको भी जोड़ना होगा और सबके हितों को जोड़कर काम करना होगा। और बहुत सारे बिजनेस, जो बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर एक सेमीकंडक्टर निर्माता है जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दूसरा जो तो क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो इस प्रकार का सबके हितों को सुरक्षित रखकर, सबको सांस लेकर चलते हुए ये काम करना होगा। और उनके हितों को भी, उनके अपने देश के हितों को भी केंद्र में रखकर काम करना होगा, तभी सरकार भी सपोर्ट करेगी और लोग भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम राजा है, हम ही कमाएंगे, आप बैठे बैठे चुपचाप आराम करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप भी अगर कोई स्टार्टअप चलाते हो तो बड़ा सोचना और सबके हित के बारे में सोचना। नो प्रॉफिट, मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है ग्राहक, कस्टमर ही मेरा प्रॉफिट, बाकी सब जाए भाड़ में, ऐसा सोचना और डिफरेंट सोचना। इस छोटे छोटे दोस्तों इनोवेशन की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे और देश डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होगा। इनोवेशन करना होगा, इनोवेशन पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि दुनिया इनोवेशन पर आगे बढ़ती है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अन्य कंपनियां, जो अन्य कंपनीज है, उसके साथ उनको गठबंधन करना होगा। अगर कोई आप अपनी कंपनी को विदेश में ले जाना चाहते हैं, दूसरे देश में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो उनकी जो कंपनीज है छोटी छोटी थी, उनको साथ लेकर चलना होगा। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, ये अलग चीज है, बताता भी कि एक स्टोरी है, ऐसा होता है या नहीं मुझे पता नहीं, एक स्टोरी है जो हमें सिखाती है, अच्छा सिखा देंगे आपको कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों का धंधा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो दोनों ने सोचा होगा, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स ने, कि भैया तुम क्वालिटी में फोकस करो, हम मार्जिन में फोकस करते हैं, दोनों अपनी अपनी कंपनियां करेंगे। अगर हम दोनों क्वालिटी और मार्जिन दोनों में फोकस करेंगे, या तो आप मरेंगे या हम मर जाएंगे, या तो एप्पल मरेगी या माइक्रोसॉफ्ट मरेंगे। इसलिए सबको थोड़ा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुद खाकर मर जाए, ऐसा कभी बिजनेस में रखना ही नहीं चाहिए दोस्तों। मेरी बात सुनना, आप चाहे छोटा सा मेरे जैसा किसान हो
या बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होगा। ये विचारधारा सबका साथ सबका विकास, हमारा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, ये दूसरे वो लोग बोल देते हैं और वो हमको जीवन में उतारना, वो आचरण की चीज बन जाती है, वो जो बोलते हैं। इसलिए सबको उनके देश के जो छोटे छोटे एकम है उनको भी साथ लेकर काम करना होगा, तभी सरकार सपोर्ट करेगी। फिर भी जापान सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे तो बढ़ रहा है, इसलिए क्योटो यूनिवर्सिटी की फ्लोसिया जैसी कंपनी, जो फ्लोसिया जैसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर इनोवेटिव एडवांस सेमीकंडक्टर निर्माता है और इनोवेशन कर रही थी, उस कंपनी के साथ धैर्य पूर्वक, धीरज से और दीर्घ दृष्टि से लंबे कालखंड की गेम खेलने की क्षमता से ये उम्मीद बढ़ गई है आजकल कि जापान इनोवेशन के मामले में सफल होगा। और मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं कि हमें सफल होना न होना ये अलग चीज है, लेकिन इनोवेशन जरूर करना है। और इनोवेशन यहां से शुरू होता है, जहां से आज हम बैठे हैं ना, आज हम जो धंधा करते हैं वहां से इनोवेशन। आप सोचेंगे कि बस टेक्नोलॉजी में ही इनोवेशन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मार्केटिंग में इनोवेशन कर सकते हो, कस्टमर सर्विस में इनोवेशन कर सकते हो, मार्जिन, मार्केटिंग, क्वालिटी, कई प्रकार के दोस्तों ऑप्शन तो है हमारे पास, तो इस प्रकार से इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट कह सकता हूं मैं, आप माने न माने, कहना अलग बात है, स्वीकार करना अलग बात है, ये दूसरी चीज। फिर भी आपको मैंने ये सिखाने की एक कोशिश ही की है कि भैया जो हम करते हैं ना, थिंक डिफरेंट, मार्केट से अलग सोचो, यही करना है। तो यहीं पर आज का कंटेंट खत्म होता है और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।